हेलो दोस्तों, मैं आकाश अवस्थी आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री के अंदर एक टॉपिक है हमारे पास। ज्योमेट्री को कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे एक ट्रायंगल वाला हिस्सा, एक क्वाड्रिलेटरल वाला हिस्सा और एक सर्किल वाला हिस्सा। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के भी बहुत सारे हिस्से हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। एक त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और यहाँ पर त्रिभुज के केंद्रों से संबंधित जितनी भी जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी वो सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये वीडियो आप लोगों के मेंस के पेपर के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को त्रिभुज के 5 सेंटर्स के बारे में बताऊंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। वैसे तो एक ट्रायंगल के अंदर अनंत सेंटर्स हो सकते हैं। सेंटर्स का मतलब कोई भी पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स बाहर भी हो सकते हैं और अंदर भी हो सकते हैं। बाहर भी सेंटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की दृष्टि पर हमने सेंटर्स को 5 स्पेसिफिक तरीके से बांटा है। जैसे पहला इन सेंटर, दूसरा एक्स सेंटर, तीसरा सर्कम सेंटर, चौथा ऑर्थो सेंटर और पांचवा ग्रेविटी सेंटर। इन सेंटर को हिंदी में लिखा जाता है अंतः केंद्र, और एक्स सेंटर को लिखा जाता है बहिर्केंद्र। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ लिखने में, बहिर्केंद्र। तीसरा सर्कम सेंटर को बोला जाता है परिकेंद्र, और चौथा ऑर्थो सेंटर को बोला जाता है लंब केंद्र, और पांचवा ग्रेविटी सेंटर को बोला जाता है गुरुत्व केंद्र, अथवा केंद्रक। तो पांचों सेंटर से मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन मेंस के अंदर आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें रिलेट करके सीखनी है कि क्या इन सेंटर में होता है, क्या एक्स सेंटर में होता है, क्या सर्कम सेंटर में होता है। इनमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इन सेंटर के बारे में बताना जा रहा हूँ। इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। इन सेंटर को जानने से पहले हमें एक टर्म्स के बारे में जानना है, एक टर्म के बारे में जानना है जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, या हिंदी में बोलते हैं इसको कोण संधिभाजक। अब कोण संधिभाजक या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? ए लाइन विच बाइसेक्ट एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। यानी कि एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अब ये कोई कोण है, मान लेते हैं ये 2 थीटा एंगल का कोई कोण है, और यहाँ पर ये दोनों एंगल अगर बराबर बराबर बांट दिए जाएं, ये थीटा और ये थीटा, तो ये जो लाइन है जो इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको कहेंगे हम एंगल बाइसेक्टर अथवा कोण संधिभाजक। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब एक ट्रायंगल में, अगर ये मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाया हुआ है ABC, तो इसके अंदर 3 एंगल हैं, एंगल A, एंगल C, एंगल B। तो तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर। अब इसका एंगल बाइसेक्टर किया हमने, तो ये लाइन AI, इसका एंगल बाइसेक्टर BI, इसका एंगल बाइसेक्टर CI। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर या अंतः केंद्र। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? इन सेंटर। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण संधिभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इस इन सेंटर से एक ऐसा सर्किल बनाना संभव है जो इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है।
इस इंसेंटर से एक ऐसा वृत्त बनाना संभव है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो, और इंसेंटर से तीनों भुजाओं के बीच की ये जो दूरी है ये हमेशा बराबर होती है। ये दूरी जो रेड पेन से यहाँ पर दिखाई हुई हैं ये तीनों बराबर होती हैं और ये इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती हैं। तो कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि त्रिभुज के अंदर कौन सा ऐसा सेंटर है, कौन सा ऐसा केंद्र है जो त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ हो, इक्विडिस्टेंट हो। ऐसा कौन सा पॉइंट होता है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी रखता हो, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इन सेंटर, उस सेंटर को अंतः केंद्र कहते हैं। तो एक सवाल हमारे पास यहाँ से बनता है। अब आगे अगर हम चलें तो आगे बात आती है कि इन सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑन इन सेंटर। अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये ABC एक ट्रायंगल है और यहाँ पर मैंने ये एंगल बाइसेक्टर एक खींचा है और ये एंगल बाइसेक्टर खींचा है और मान लेते हैं ये I पर इंटरसेक्ट करता है। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि एंगल बाइसेक्टर को इस तरीके से क्रॉस लगाकर अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि ये VI लाइन जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ऐसा आपको हमेशा कर लेना है अपनी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर ये BI एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि इस एंगल को दो बराबर भागों में बांटा होगा। ये पूरा एंगल B माने हम तो ये दोनों एंगल B/2 और B/2 होंगे। इधर इसी प्रकार से ये एंगल C था तो इधर ये C/2 और ये भी C/2 होगा। ये बराबर बना नहीं है लेकिन आपको मानना है, क्योंकि पेन से जब लैपटॉप पे हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो उतने अच्छे से वो नहीं बन पाता है, तो आपको ये थोड़ा समझना है। यहाँ पर अगर मुझे ये एंगल बनाना है, एंगल ऑन इन सेंटर, अगर ये एंगल निकालना है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस एंगल की वैल्यू 90 प्लस अपोजिट एंगल के हाफ के बराबर होता है। 90 प्लस अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट कौन सा है, I के अपोजिट है यहाँ पर A, तो A/2 के बराबर होगा। ये एंगल कितने का होगा, 90 प्लस A/2 के। अब ये किस प्रकार निकल के आता है ये आपको देखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर BIC की वैल्यू ज्ञात करना चाहूँ तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये आप सब लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है वो तो फिर क्या ही करें। तो यहाँ पर इस एंगल का मान B/2, इस एंगल का मान C/2 और ये एंगल हमें निकालना है। तो तीनों का सम जब 180 होता है और दो हमें पता है B/2 और C/2 हैं, तो तीसरा एंगल निकालने के लिए 180 में से उन दोनों को जोड़कर घटा दिया जाएगा, B/2 प्लस C/2। तो यहाँ से 180 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ दो एलसीएम लेके B प्लस C, इस तरीके से। अब एक बार आप ध्यान से देखो कि जब ये पूरा त्रिभुज था ABC, पूरा त्रिभुज था, मैंने छोटा बनाया है, ये पूरा त्रिभुज था ABC, तब भी तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और अगर मुझे यहाँ से B और C निकालने हो, इन दोनों एंगल का सम निकालना हो, तो मैं 180 माइनस एंगल A लिख सकता हूँ। तो इस V प्लस C की जगह पर 180 माइनस C यहाँ पर लिखते हैं हम। तो 180 माइनस, यहाँ लिखें अगर हम 180 माइनस, एक सेकेंड, इसको ठीक से लिखते हैं, वेरी गुड। 180 माइनस, इसको लिखते हैं एंगल A, और Y2 तो है ही। अब इनको थोड़ा अलग करें अगर हम, तो 180 माइनस, ये हो जाएगा 90 माइनस A/2, और ब्रैकेट हटाते हैं हम तो ये 90 और ये माइनस वाला साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस A/2 इस तरीके से हम लिखेंगे।
तो इक्वल करें तो ये 90 प्लस a/2 और ये ही हमारे पास निकल के आ रहा है BIC की वैल्यू, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। तो आपको याद ये रखना है, ये वाली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है अब, कि किसी भी ट्रायंगल में माना ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है, तो इन सेंटर पर बनने वाला एंगल, इस जगह बनने वाला एंगल अपोजिट एंगल का सम होता है। अब 90 प्लस अपोजिट एंगल के हाफ के सम के बराबर होता है। 90 प्लस ये क्या है, इन सेंटर है, और इन सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 90 प्लस अपोजिट एंगल a/2 के बराबर। अगर ये भी हमारे पास एक एंगल बाइसेक्टर है तो इधर बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 प्लस इसके अपोजिट कौन सा है, b, तो b/2 के बराबर होगा। और इधर हमारे पास हो तो 90 प्लस c/2 के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है कि इन सेंटर पर बनने वाला एंगल 90 प्लस अपोजिट एंगल के हाफ के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि अगर हम किसी त्रिभुज को लेते हैं और अगर यहाँ पर हम पता कर लें कि तीनों एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये हमें पता चल जाए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंसेंटर। और इस इंसेंटर से एक ऐसा सर्किल बनाना संभव है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ये बात हम सीख चुके हैं। और ये इंसेंटर तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है, ये भी बात हम सीख चुके हैं। और ये जो समदूरस्थ दूरी है ये इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, ये भी हमें पता चला। तो इस वृत्त की त्रिज्या को अगर हमें निकालना है तो ये वृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है डेल्टा बटे एस। आर बराबर क्या होता है, डेल्टा बटे एस, जहाँ पर आर क्या है, अंतः त्रिज्या, या इसे बोलेंगे इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, इन रेडियस। अच्छा, यहाँ पर इस डेल्टा को क्या लिखेंगे, इस डेल्टा को लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिस भी ट्रायंगल की रेडियस निकालनी हो उसका एरिया। और एस फॉर सेमी पेरीमीटर। अब कई लोगों को नहीं पता होता यार कि सेमी पेरीमीटर क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले विशेषकर नहीं जानते हैं सेमी पेरीमीटर को, तो इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। अब मैं अर्ध परिमाप लिख दूंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले सोचेंगे ये क्या लिख दिया, तो दोनों में आप लोग देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सेमी पेरीमीटर। अब मैं आप लोगों को इसका प्रूफ बनाता हूँ कि ये फॉर्मूला तो हमने याद कर लिया, लेकिन इसमें क्या कन्फ्यूजन रहेगा आपको हमेशा कि डेल्टा अपॉन एस था, एस अपॉन डेल्टा था, पता नहीं क्या था, आप भूल जाते हैं लोग बाग। तो हमें क्या है, इन चीज़ों के प्रूफ पढ़ने चाहिए ताकि आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो यहाँ पर हम इसका प्रूफ निकालते हैं। देखो मैं यहाँ पर प्रूफ बताता हूँ कि डेल्टा अपॉन एस कैसे आया। आपको ज्योमेट्री में अगर हर बात का पता चला, बेसिक से क्लियरली ये पता चला कि ये चीज़ कहाँ से आई है और क्यों आई है, ऐसा क्यों हुआ, तो आप लोग सारे सवाल कर पाओगे। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके डाउट हैं, वो क्लियर होते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मानते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंसेंटर निकलने के बाद इससे एक ऐसा सर्किल खींचा जा सकता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हो। और ये जो दूरी है इसे कहते हैं हम R, यानी कि अंतः त्रिज्या। ये भी हमारे पास R है। एक बात आपको याद रखना है कि कोई भी वृत्त है और इसके किसी एक बिंदु से छूकर कोई भी अगर एक रेखा जाती है तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट या स्पर्श रेखा। इस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट या स्पर्श रेखा। ये तो पता होगा यार, ठीक है। और अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिला दिया जाए, यानी कि स्पर्श रेखा को मिला दिया जाए, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल
हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन तब जब हम सर्किल पढ़ेंगे। अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये सारे एंगल कितने का, 90 डिग्री के, क्योंकि ये BC लाइन इस वृत्त को केवल एक पॉइंट पे स्पर्श करेगी, यानी कि BC इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। अच्छा, अब मैं पेन बदलता हूँ। देखो कलर लेते हैं अपन दूसरा, कौन सा लेते हैं, रेड वाला। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं ये है हमारे पास आई पॉइंट, और इस आई पॉइंट को बी से मिलाता हूँ मैं इस तरीके से, ऐसे ही सी से मिलाता हूँ इस आई पॉइंट को, और ऐसे ही मैं मिलाता हूँ इसको ए से। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया लिखना हो, ABC का एरिया लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे। अब पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया लिखना है तो इसके अंदर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। देखो कौन सा, एक तो ये वाला BIC जो मैंने बनाया है यहाँ पर, ऐसे ही एक ये वाला और एक ये वाला। इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारे पास पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। यानी कि मैं लिखता हूं यहाँ पर ट्राइंगल BIC, B और ये पॉइंट है I, दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये ध्यान रखना है, ये I पॉइंट है, ठीक है। BIC प्लस ट्राइंगल AIC प्लस ट्राइंगल AIB। तो यहाँ पर अगर मुझे BIC का एरिया लिखना है तो ट्राइंगल का एरिया होता है हमारे पास, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे निकालना है BIC का, तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 बेस इंटू में हाइट, और 1/2 बेस लेते हैं हम इस BC को, या BC को लें, चाहे A के सामने की भुजा A लिख लेते हैं अपन, A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b और C के सामने की भुजा स्मॉल c, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। तो बेस क्या है अभी इसका A, और हाइट क्या है इसकी, हाइट ये है, हाइट होती है सामने वाले शीर्ष से अगर लंब डाल दिया जाए भुजा पे तो वो हाइट होती है, और ये लंब ही है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल वाला, परपेंडिकुलर ही है, तो इसको लिखेंगे हम R। तो इसी तरीके से BIC का एरिया कितना निकला, 1/2 A इंटू R। इसी तरीके से ट्राइंगल AIC का एरिया निकालेंगे हम, 1/2, अब बेस हुआ B और हाइट उतनी है R, 1/2 इंटू B इंटू में R। इसी तरीके से AIC का निकालें हम, तो AIC में R ही ये है, बेस C है, बेस C हाइट R। अगर मैं यहाँ से R कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा A प्लस B प्लस C/2, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये A/2, ये B/2, ये C/2, एल्शियम लेके मैंने इस तरीके से लिख दिया। और इस ट्राइंगल के एरिया को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा से, तो डेल्टा बराबर R। और सेमी पेरीमीटर होता क्या है, अर्ध परिमाप, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, और अर्ध परिमाप होगा तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि A प्लस B प्लस C/2 ही होता है S। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसको S, और हमें यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ये R निकालनी थी, तो R की वैल्यू होगी डेल्टा बाई S। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब देखिए, तो 2 पॉइंट हो चुके हैं अपने पास, एक तो सेंटर पर, इन सेंटर पर एंगल निकालना, दूसरा इन सेंटर की रेडियस निकालना। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं हम ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A के सामने की साइड A है, B के सामने की साइड B है और C के सामने की साइड C है। और अगर हमें इसकी इन सर्किल की रेडियस निकालनी हो, हालांकि हम R बराबर डेल्टा अपॉन S से निकाल सकते हैं, ये हमें पता है, लेकिन अगर हमें इन सर्किल की रेडियस अगर समबाहु त्रिभुज की निकालनी पड़े, राइट एंगल ट्रायंगल की या समकोण त्रिभुज की निकालनी पड़े, तो हम यहाँ से एक विशेष फॉर्मूले के तहत निकाल सकते हैं।
जो होता है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2, या R बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है R का फॉर्मूला। अब ये कैसे निकलता है इसको हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें निकालनी है समकोण त्रिभुज की त्रिज्या ABC। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसका इन सर्किल है। अच्छा, आपको एक बात बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि किसी भी सर्किल पर अगर किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होती है। PA और PB, ये पॉइंट PA और PB हैं, तो PA प्लस बराबर होगा PB के, ये बराबर होंगे। ठीक है, बराबर का साइन लगाना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, लगाते हैं, PB है। ठीक है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मान लेते हैं ये A साइड है, ये B साइड है पूरी, और ये C साइड है। अच्छा, यहाँ से ये इन सेंटर है, I पॉइंट मान लिया मैंने, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये वैल्यू किसके बराबर, R के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर, परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये भी R के बराबर। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो हमारे पास एक आकृति बन रही है, एक फिगर बन रही है B, इसको मैं P पॉइंट दे देता हूँ, इसको मैं Q पॉइंट दे देता हूँ, तो BPIQ ये जो आकृति है ये एक वर्ग होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये एक चतुर्भुज बन रहा है तो इसके तीनों एंगल क्या हैं हमारे पास, 90-90 के हैं, तो चौथा भी निश्चित रूप से 90 डिग्री का होगा। अच्छा, तो कम से कम ये आयत तो बनना ही है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारे पास R है तो इधर वाला भी R होगा, और ये R है तो ये भी हमारे पास R होना है। तो चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो ये हमारे पास निश्चित तौर पर वृत्त बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो अभी हमने कहा कि ये BQR है और AB अगर हमारे पास C है, तो ये A से Q कितना बचा, ये बचेगा C माइनस R। ठीक है। अब ध्यान से देखो आप कि A से Q और A से ये पॉइंट ये मान लेते हैं S है, A से Q और A से S पॉइंट, ये इस पॉइंट से इस वृत्त पर डाली जाने वाली दो स्पर्श रेखा हैं, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक अपने पास C माइनस R के इक्वली होगा। इसी तरीके से ये C से P A माइनस R बचेगा, और C से S, CS और CP ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं CS जो वैल्यू होगी वो A माइनस R के बराबर होगी। अब मैं ये लिखूं कि अगर मुझे ये C माइनस R और A माइनस R को अगर मैं जोड़ दूं तो ये टोटल इस B के इक्वल होंगी। भाई AS और SC को जोड़ा जाए तो AC के बराबर होंगी। उसी तरीके से C माइनस R और A माइनस R को जोड़ा जाए तो B के बराबर होंगी। ये R उधर जाएगा तो 2R, और ये C प्लस A माइनस B इस तरीके से बचेगा, तो R बराबर C प्लस A माइनस B अपॉन 2, ये हमारे पास R की वैल्यू निकल के आएगी। और यहाँ पर ये जो C है, ये C क्या है, C के सामने की साइड यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और A क्या है, यहाँ इसका बेस है प्लस B क्या है, यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो P प्लस B माइनस H बाई 2, ये हमारे पास R की वैल्यू निकल के आती है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हुआ इस तरीके से निकालने के लिए, आपके पास एक और तरीका है, उसको उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हालांकि वो उससे थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग सीखना चाहो तो ये मेथड भी काम में ले सकते हो। देखो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हो
देखिए ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये हमारे पास इसकी R है। तो हम R बराबर डेल्टा अपॉन S लिखते हैं। हमें ये पता है R बराबर डेल्टा अपॉन S होता है। तो R बराबर, अब इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर A है और ऊंचाई यहाँ पर C है और हाइपोटेनस यहाँ पर B है। तो 1/2 इंटू में A इंटू में C लिख सकता हूँ मैं। और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी कि A प्लस B प्लस C बाई 2 होगा। तो ये 2 से 2 कट रहा है, यानी कि R बराबर A इंटू C अपॉन A प्लस B प्लस C, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी काम की चीज़ है, ये लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो आप। लेकिन अगर मैं और उसको उसी फॉर्मेट में लेके आना चाहूँ तो मैं लिखूँगा A इंटू C, और अगर मैं इसे A प्लस C प्लस B इस तरीके से लिख दूँ, A प्लस C प्लस B, मतलब मैंने इनको इस तरीके से लिखा है। और अगर मैं A प्लस C माइनस B और A प्लस C माइनस B से अगर गुणा कर दूँ इस तरीके से, तो अलजेब्रिक तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये AC चल ही रहा है, नीचे ये A प्लस C प्लस B है, ये A प्लस C माइनस B है, तो ये हमें मिलेगा A प्लस C का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ऊपर चल रहा है A प्लस C माइनस B। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये AC और ये होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस का 2AC माइनस B स्क्वायर इंटू में A प्लस C माइनस B। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अच्छा, इसमें आप लोग देखोगे पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, प्लस B स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे, B स्क्वायर के बराबर। तो ये A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जो है वो B स्क्वायर के बराबर है, तो ये माइनस का साइन है तो ये दोनों कट जाएंगे। तो ये बचेगा AC अपॉन 2AC इंटू में A प्लस C माइनस B, जहाँ पे AC से AC कट जाएगा और यही बचेगा A प्लस C माइनस B बाई 2। और वही हमारे पास चीज़ें निकल के आ रही हैं, A प्लस C यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, यानी कि आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटा 2। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम अभी। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि R बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 है। तो R बराबर P प्लस B बाई 2 एक साथ लिखता हूँ मैं, और माइनस H बाई 2 एक साथ लिखता हूँ। या इसको थोड़ा सा आप लोग शॉर्ट में बनाना चाहो, एक स्टेप कम कर देते हैं हम आपका, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, P प्लस B प्लस H माइनस 2H, ऐसे फॉर्मेट में मैं अगर लिखता हूँ इसको बाई 2 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R बराबर, अब मैं अलग अलग कर लूँ, P प्लस B प्लस H बाई 2 माइनस 2H बाई 2, इस तरीके से दिखेगा। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है जो हम सर्कम सेंटर में पढ़ेंगे, कि यहाँ पर किसी भी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या, यहाँ पर सेंटर बनता है परिवृत्त का, परिकेंद्र यहाँ पर बनता है, तो ये त्रिज्या जो होती है वो हाइपोटेनस की आधी होती है, ये आपको याद रखनी है। तो H बाई 2 किसके बराबर है, R के, तो 2H बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, 2R के। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये क्या है, S,
ये P प्लस बी प्लस एच क्या होगा, P प्लस बी प्लस एच क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो R बराबर S माइनस 2R, जहाँ पर हम लिख सकते हैं R प्लस 2R, 2 कैपिटल R बराबर S। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस तरीके से भी आप लोग ये भी काम में ले सकते हो, ठीक है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। समझ में आई चीज़ें? अच्छा, मैं और आगे बढ़ता हूँ इसमें कि मुझे ये भी पता है कि R बराबर डेल्टा अपॉन S होता है, तो मैं डेल्टा बराबर R इंटू एस लिख सकता हूँ यहाँ से। तो मैं डेल्टा बराबर R इंटू में और S की जगह पर ये वैल्यू पुट करता हूँ R प्लस 2R, तो यहाँ से डेल्टा बराबर R स्क्वायर प्लस 2RR। ये हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के थ्रू हम समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात निकल के आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आगे की चीज़ें मैं इन सेंटर की आगे बताऊँगा, आप लोग इसका रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।